हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपको हमारे चैनल अकाउंट्स विद AKBIFM में। आज की वीडियो में हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं फाइनल अकाउंट का। फाइनल अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है, इसमें कौन कौन से आइटम कहाँ कहाँ जाते हैं, तो इसी के परफॉर्मेंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें और वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना ताकि आपको पूरी नॉलेज मिले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फाइनल अकाउंट क्या होता है, ईयर एंड में हमारी कंपनी की पूरी पोजीशन जानने के लिए कि हमारी कंपनी कहाँ पे है, स्टैंड कर रही है, प्रॉफिट है, लॉस है, तो उसके लिए हमारे लिए फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। फाइनल अकाउंट में 3 चीज़ें बनती हैं। एक ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और एक बैलेंस शीट बनती है। जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस है उनको तो हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, बट बैलेंस शीट को हम अकाउंट नहीं बोलते। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो कि हमें लास्ट में बनानी होती है, जिससे पता चलता है कि आपकी कंपनी में क्या कंडीशन है। तो इसमें सबसे पहला जो फॉर्मेट है ट्रेडिंग अकाउंट का है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर में क्या होता है, इस तरह से हम बनाते हैं। इसमें 2 कॉलम बनते हैं आपके डेबिट क्रेडिट साइड का। डेबिट में पर्टिकुलर्स और अमाउंट लिखेंगे, क्रेडिट में भी पर्टिकुलर्स और अमाउंट आएगा। अब इसमें क्या क्या आइटम डेबिट में जाते हैं, क्या क्या क्रेडिट में जाते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या है, जो स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को आपकी कंपनी के पास स्टॉक है। जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग होगा यानी 31 मार्च को जो आपने अपनी कंपनी की क्लोजिंग किया, उस टाइम पे आपके पास जो भी स्टॉक है आपकी कंपनी में अवेलेबल, वो आपके लिए जो स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। तो यहाँ पे जितना भी आपके पास 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक था आप उसका अमाउंट लिखेंगे। इसके बाद सेकेंड आइटम हमारा आता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न। आपने पूरे साल के अंदर में जितनी भी परचेज की है उसकी वैल्यू, उसमें से अगर आपने किसी वजह से कोई गुड्स वापस कर दी है तो आपकी परचेज रिटर्न होती है। तो उसको आप माइनस करके जो नेट परचेज का अमाउंट है उसको आप अमाउंट के कॉलम में मेंशन करेंगे। इसके बाद थर्ड इसमें आता है डायरेक्ट एक्सपेंस। इसमें आपके सारे डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे वो होते हैं जो हमारे आइटम की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं। तो एक्सपेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कौन कौन से आते हैं उसके लिए हमने पहले भी वीडियो डाली हुई है, तो उसकी डिटेल्स आप वहाँ से देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस है यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं बता देती हूँ, जैसे कि वेजेस हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, रेंट हो गया, तो जो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस है वो यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद हम क्रेडिट साइड में आते हैं। क्रेडिट साइड में आपने जितनी भी पूरे साल में सेल की है उसमें से सेल रिटर्न, अगर आपके पास कोई गुड्स वापस आ गई है किसी भी रीज़न से तो वो सेल रिटर्न में मानी जाएंगी। उनको माइनस करने के बाद जो नेट सेल का अमाउंट आएगा उसको आप क्रेडिट साइड में मेंशन कर देंगे। लास्ट में आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, जो आपके पास 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक था, आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज की, उसमें से कुछ आइटम आपने सेल कर दिए, तो जो लास्ट में आपके पास स्टॉक का बैलेंस बचा होगा वो आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो उसको आप यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट में दिखा देंगे। अब जब आप दोनों साइड के आइटम को मेंशन कर देते हैं उसके बाद आपने क्या करना है, इनकी रफली टोटल करने में, क्योंकि अभी हमें टोटल को नीचे लिखना नहीं है क्योंकि हमें अभी पता नहीं है कि कौन सी साइड का अमाउंट ज़्यादा आएगा। तो आपने पहले दोनों साइड का रफली टोटल करना है। अब जब टोटल दोनों साइड का अलग अलग आएगा, अगर आपकी क्रेडिट साइड यानी सेल वाली साइड ज़्यादा आती है तो उसमें से आप डेबिट साइड यानी ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करेंगे, तो जो बैलेंस बचेगा उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। ये नेचुरली बात है कि अगर आपकी सेल और आपका स्टॉक ज़्यादा है और उसमें से आपकी परचेज कम है, आपके खर्चे कम हुए हैं, तो उसका जो डिफरेंस बचेगा उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। उस ग्रॉस प्रॉफिट को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे डेबिट साइड में, और जो हमारा टोटल आएगा वो क्रेडिट साइड के इक्वल आ जाएगा। इसी के अपोजिट अगर आपकी परचेज ज़्यादा है, आपके डायरेक्ट एक्सपेंस ज़्यादा है, बट आपकी सेल उतनी हो नहीं पाई, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस 2 ही चीज़ें हैं, कोई भी एक चीज़ ही होगी किसी भी कंपनी को, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो अगर आपकी सेल कम है, आपके परचेज खर्चे ज़्यादा हैं, तो जो डिफरेंस अमाउंट बचेगा उसे हम ग्रॉस लॉस बोलते हैं। तो अगर आपका ग्रॉस लॉस आएगा तो उसको आप यहाँ पे क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, और जब इसका टोटल करेंगे वो आपकी डेबिट साइड के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट भी ट्रेडिंग अकाउंट की तरह रहता है। इसमें भी डेबिट और क्रेडिट 2 कॉलम होते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट अगर निकल के आया है तो उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बीडी का मतलब है ब्रॉट डाउन, यानी हम ट्रेडिंग अकाउंट में से लेके आए हैं इसको। और उसके बाद अगर ग्रॉस लॉस होगा तो आप इधर डेबिट साइड में दिखा देंगे। इसके बाद डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे सारे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो आपके आइटम को सेल करने से और एडमिन से रिलेटेड होते हैं। यानी आपने आइटम को बना के तैयार तो कर लिया, अब उसको बेचने के लिए भी आपको खर्चे करने होंगे। तो बेचने के लिए खर्चे जैसे कि अगर आपको कन्वेंस एक्सपेंस लगेगा, आपको स्टाफ रखना होगा तो उनको सैलरी देनी होगी, उनको फ़ोन दोगे तो टेलीफोन के बिल होंगे, आप अपने लिए बिल वगैरह प्रिंट करोगे तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में जाएगा। तो इस तरह से जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस की डिटेल अगर आप देखना चाहें तो वो हमारे एक्सपेंस वाली वीडियो में आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे वो आप सारे यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसी के अपोजिट जो क्रेडिट साइड है, यहाँ पे आएगा इनकम रिसीव। इनकम रिसीव का मतलब है आपको कोई भी इनकम रिसीव हुई है। देखिए, अब 2 तरह से इनकम होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनकम क्या है कि जो आपका मेन बिजनेस का सोर्स है, जैसे कि हमारा कोई हम आइटम सेल कर रहे हैं तो हमारी डायरेक्ट इनकम है, तो सेल को हमने ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन कर दिया। अब सेल से अलग अगर हमें कोई इनकम हो रही है, अब वो इनकम क्या हो सकती है, जैसे कि मान लो आपने अपने ऑफिस में कुछ रेंट पे दे रखा है तो रेंट रिसीव हो गया, आपको कोई बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव हो गया, डिस्काउंट मिल गया, या कहीं से आपको डिविडेंड्स वगैरह मिले हैं। तो कोई भी सेल से अदर देन जो भी आपकी इनकम होगी, कोई भी अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है तो वो आपका इनकम रिसीव के अंदर में आ जाएगा। इनकम रिसीव को करने के बाद आप क्या करेंगे, दोनों साइड का रफली टोटल करेंगे। इसमें अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, इट मीन्स आपका ग्रॉस प्रॉफिट और इनकम का जो अमाउंट है उसमें से आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो बैलेंस अमाउंट आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद अगर आपकी डेबिट साइड ज़्यादा है, यानी आपकी एक्सपेंस ज़्यादा है या आपका पीछे से ग्रॉस लॉस भी था, तो उसमें से आप इनकम रिसीव को माइनस करेंगे तो आपका नेट लॉस आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस में कोई भी एक चीज़ होगी, यही नेट प्रॉफिट होता है जो कि हमारी इनकम मानी जाती है, जिसके ऊपर हम आगे ITR पे काम करते हैं और इसी प्रॉफिट को दिखा के हम अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। अब देखिए, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमने कॉलम बनाए थे उसमें हमारा एक कॉलम डेबिट साइड था और एक क्रेडिट साइड था, लेकिन बैलेंस शीट में कभी भी डेबिट और क्रेडिट नहीं मेंशन करते, ना ही इसमें डेबिट क्रेडिट को कोई वो क्या कहते हैं डेबिट क्रेडिट दिखाते हैं। तो इसमें क्या है कि 2 कॉलम बनते हैं, लायबिलिटी और एसेट्स। तो लायबिलिटी यानी जो आपकी लायबिलिटी कंपनी की है, यानी आपने जो भी मार्केट का पैसा देना है कंपनी के लिए, किसी भी तरह के कोई खर्चे किए हैं, इसके अपोजिट हम एसेट साइड लिखते हैं। अब लायबिलिटी में हम क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसमें कैपिटल आ जाएगा, जो आपने अपने बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल लगाई हुई है। उस कैपिटल के अंदर में अगर आपने पूरे साल में कोई भी ड्राइंग्स की हैं, यानी जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी विड्रॉ किया है, जैसे आपके पर्सनल खर्चे हो गए, आपके घर के खर्चे हो गए, LIC हो गई, बच्चों की स्कूल की फीस हो गई, तो ये सब पर्सनल एक्सपेंस माने जाते हैं। तो ये सब आपकी कैपिटल में से लेस हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ है लेस नेट लॉस और ऐड नेट प्रॉफिट। ये कहाँ से आएगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है तो उसमें नेट प्रॉफिट भी है, नेट लॉस भी है, तो दोनों में से कोई भी एक होगा। अगर आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होता है तो आप कैपिटल में ऐड कर देंगे, और अगर आपका लॉस निकल के आता है तो आप कैपिटल में से लेस कर देंगे। तो ड्राइंग को लेस करके प्रॉफिट या लॉस में से जो भी चीज़ है उसको ऐड या लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको आप यहाँ पे बार अमाउंट वाले कॉलम में मेंशन कर देंगे। इसके बाद लायबिलिटी में नेक्स्ट आता है सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन जो हमने बैंक से लोन ले रखे हैं, सिक्योर्ड लोन हमारे वो लोन होते हैं जो हमने किसी सिक्योरिटी दे के लिए हुए हैं, जैसे कि आपने कोई अपनी प्रॉपर्टी के पेपर दे के कोई लोन लिया हुआ है, या आपने कोई गोल्ड को रख के लोन लिया हुआ है, तो वो लोन आपके सारे सिक्योर्ड लोन में आते हैं। तो वो एक तरह की आपकी लायबिलिटी है, उसको भी आप यहाँ पे दिखाएंगे। इसके बाद आपका अनसिक्योर्ड लोन आएगा। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब आपने विदाउट सिक्योरिटी कोई लोन लिया है। विदाउट सिक्योरिटी यानी आपने कोई अपने किसी रिलेटिव फ्रेंड्स वगैरह से जो भी लोन लिया है, लेकिन वो पे तो करने हैं हमने, तो वो हमारी लायबिलिटी है। इसके अलावा लोन लायबिलिटीज़। लोन लायबिलिटीज़ के अंदर में क्या आता है, कई बार होता है कि हमें अपने
कस्टमर से एडवांस अमाउंट मिल जाता है। जैसे हमने पार्टी को कह दिया कि हम आपको सामान देंगे लेकिन आप उसका कुछ पार्ट हमें एडवांस में दे दो, तो वो जो एडवांस देंगे तो जब तक आपने वो मटेरियल बना के नहीं दिया तब तक उनके जो पैसे हैं एज ए लोन आपके पास माने जाते हैं, तो उनको हम लोन लायबिलिटीज के अंदर में शो कर देते हैं। इसके बाद आपके आते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जो हमारे सप्लायर हैं, यानी जिनसे हमने परचेज किया है। तो जो पूरे 31 मार्च को लास्ट में जितने भी बैलेंस बच गए, यानी आपने पूरे साल में जिन जिन से परचेज किया आपने उनको पेमेंट दी भी होगी, उसके बाद भी कुछ बैलेंस जो बच जाता है वो क्रेडिटर्स के अंदर में हम शो करते हैं। एक्सपेंस पेबल का मतलब है जो भी एक्सपेंस अभी आपने पे करने हैं। एक्सपेंस पेबल यानी कुछ ऐसे एक्सपेंस हैं जो कि मार्च के हैं बट अप्रैल में पे करेंगे, जैसे आपका सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, टेलीफोन एक्सपेंस हो गया, तो ये सारे आपके एक्सपेंस पेबल के अंदर में शो करने होंगे। टैक्स पेबल का मतलब है जो टैक्स आपके ड्यू हैं। आपने कोई टीडीएस काटा है, आपने कोई टीसीएस काटा है, कोई ईएसआई है, कोई पीएफ है, तो ये सब जितने भी टैक्स हैं अगर आपके पेबल हैं जो कि आपके मार्च वाले अप्रैल में पे होने हैं बट इसकी एंट्री तो आप मार्च में कर चुके होंगे, तो इनको आप टैक्स पेबल के नाम से दिखा देंगे। अब इसी के अपोजिट हम लिखते हैं एसेट साइड। एसेट साइड में क्या क्या आता है? सबसे पहले आएगा इसमें फिक्स्ड एसेट्स। इसमें फिक्स्ड एसेट्स होती है, करंट एसेट्स होती है। तो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर में हमारी वो एसेट्स होती है जो लॉन्ग टर्म तक हमारे पास रहती हैं। इसमें क्या क्या आएगा? जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिखा हुआ है मैंने, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, इन्वर्टर हो गया, कंप्यूटर हो गया। तो ये सारी जितनी भी एसेट्स आपने खरीदी हैं या आपके पास कोई ओपनिंग बैलेंस है, ये सब यहाँ दिखाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, इसमें डेप्रिसिएशन को लेस करके दिखाएंगे कि फिक्स एसेट जितनी भी हमारे पास ओपनिंग में थी और हमने कितनी परचेज की, उसमें से कोई अगर हमने सोल्ड आउट कर दी है उसके बाद उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो नेट वैल्यू आएगी वो आप फिक्स एसेट्स में शो करेंगे। डेप्रिसिएशन कैसे लगता है, कितना लगता है, उसके ऊपर भी वीडियो हमारी बनी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं जिससे आपको डेप्रिसिएशन की भी नॉलेज हो जाएगी। तो फिक्स एसेट्स क्या क्या है वो सारी हम यहाँ पे दिखाएंगे। इसके बाद आपके डेटर्स आएंगे। डेटर्स आपके कस्टमर हैं जिनको आपने सेल की है। अब जब आपने सेल किया कुछ से तो अमाउंट आ गया होगा, जो बैलेंस अमाउंट रह गया वो आपका डेटर्स के अंदर में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक वही है जो हमने ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया था। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में जो हमने स्टॉक शो किया था तो वो हमने कैलकुलेट करने के बाद उसको यहाँ पे लास्ट में आप बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं, क्योंकि वो आपकी एक तरह से एसेट्स बन जाती है कि स्टॉक तो आपके पास बचा हुआ है जिसको आप बाद में यूज करेंगे। बैंक बैलेंस का मतलब है जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसके अंदर अगर कोई आपका सेविंग अकाउंट है और डेबिट बैलेंस बैंक का आ रहा है तो वो आपका बैंक बैलेंस के अंदर में आता है। अगर आपने कोई बैंक की ओडी लिमिट ले रखी है तो वो आपकी लायबिलिटी साइड में आएगी। इसके बाद कैश इन हैंड, कितना कैश आपके पास अवेलेबल है तो कैश इन हैंड के अंदर में आएगा। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं? कई बार कुछ एक्सपेंस हम एडवांस दे देते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो रेंट उसमें से एक होता है, एक इंश्योरेंस एक्सपेंस होता है। तो अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जो कि आपका एडवांस यानी नेक्स्ट ईयर का भी गया हुआ है तो उसको आप प्रीपेड एक्सपेंस के अंदर में शो कर देंगे। फिर आता है आपका लोन्स एंड एडवांस। लोन्स एंड एडवांस क्या होता है? हमने किसी पार्टी से परचेज करना है, यानी जो हमारे क्रेडिटर्स हैं तो हमने उनसे कुछ सामान खरीदना था तो अभी हमने उनको ऑर्डर दे दिया तो उसके लिए हमने उनको कुछ अमाउंट एडवांस दिया है। तो जो अमाउंट एडवांस दिया उसको हम लोन्स एंड एडवांस एसेट्स में दिखाते हैं, क्योंकि जब तक उस पार्टी ने हमें मटेरियल नहीं दिया तब तक वो एज ए लोन नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमने उनको पैसे दे रखे हैं बट अभी तक हमने मटेरियल उनसे लिया नहीं है, तो वो आपका लोन्स एंड एडवांस के अंदर में आएगा। इसके बाद आपका आता है टैक्स रिसीवेबल। जैसे टैक्स पेबल तो था कि हमने टैक्स पे करने हैं, टैक्स रिसीवेबल क्या होता है? कई बार कोई पार्टी हमारा टीडीएस काटती है तो उस टीडीएस को हम टैक्स रिसीवेबल के अंदर में दिखाते हैं। या हमारा कई बार जीएसटी का अमाउंट होता है वो हमारा एक्सेस हो जाता है तो उसका जो क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो हमारा जो क्रेडिट लेजर के अंदर बचा हुआ है तो वो भी टैक्स रिसीवेबल के अंदर में आता है। जब ये दोनों साइड के आप अमाउंट को लिख देंगे और इनकी टोटलिंग करेंगे तो ये टोटल हमेशा इक्वल आएगा, क्योंकि हमारे जो अकाउंट्स का रूल है कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होते हैं, जर्नल एंट्री से ही चला आ रहा होता है। तो जब हमारी एंट्रीज इक्वल है तो हमारे जो बैलेंस शीट का बैलेंस है ऑटोमेटिक इक्वल ही आएगा। अगर ये इक्वल नहीं आ रहा तो इट मीन्स आपने किसी अमाउंट में मिस्टेक की है या कोई अमाउंट लिखा नहीं है या कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो उसको आप चेक कर सकते हो। तो इसी तरह से बैलेंस शीट है वो आपकी इक्वल आएगी। तो ये थे हमारे फाइनल अकाउंट कि इसके अंदर में क्या क्या बनता है, कौन कौन से आइटम कहाँ कहाँ जाते हैं और इनकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इसी तरह की और नॉलेज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।
वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके आगे शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।